चलिए शुरू करें हम लोग नए चैप्टर को। ये है हाँ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, वो लास्ट में देखते हैं। ये है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए पार्ट बाय पार्ट इनका मीनिंग निकाले। मॉर्फो मतलब हो गया एक्सटर्नल फीचर। देखिए कितना हम लोग रिलेट करके पढ़ रहे हैं। पहले इंटरनल फीचर पढ़े और इंटरनल फीचर तक आने के पहले हम लोग क्या किए, सेल से शुरुआत की। तो इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग को इंटरनल फीचर पता चल गया, ये पढ़े एनाटॉमी में। एनाटॉमी के बाद ये एनाटॉमिकल फीचर इसको एक्सटर्नल फीचर कैसा देता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये मॉर्फोलॉजी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन से पता चलेगा कितने तरह के प्लांट्स होते हैं, है ना, किन ग्रुप्स में इन्हें बांटा गया। ऐसे तो ऑलरेडी हम लोग एक क्या कहते हैं रफ डिवीजन, मतलब रफ आइडिया हमारे पास है ही। बहुत सारे उसके प्रॉपर्टीज भी हम लोग जानते हैं, पर और उनके क्या एग्जांपल्स हैं, उनके क्या किस तरीके से लाइफ साइकिल कैरी ऑन होते हैं, है ना, वो सारा चीज फिर डिटेल में थोड़ा हम लोग को देखना है। इसके बाद हम लोग आएंगे, मतलब ये हो गया प्लांट को पहले इंट्रोड्यूस कर लिए, बाहर से कैसा दिखता है, अंदर से कैसा दिखता है। ठीक, उसके बाद कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे फंक्शन करता है, ये जानने के बाद फिर हम लोग चलेंगे किसमें, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी हो जाएगा उसके जो सिस्टम्स हैं उन सिस्टम्स का स्टडी। तो इस तरीके से हम लोग टोटल प्लांट का स्टडी करेंगे। उसका फिर एनिमल में हम लोग उसी तरीके से चलेंगे। एनिमल में एनिमल सेल तो हम लोग जब यूकैरियोटिक सेल पढ़े हैं तो हो ही गया, है ना। उसके बाद फिर एनिमल टिश्यू यानी उसका एनाटॉमी हो जाएगा। उसके बाद एनिमल स्ट्रक्चर कैसा दिखता है वो, है ना, इन टिश्यूज के वजह से उसको क्या क्या प्रॉपर्टी मिलता है। एंड देन एनिमल क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स कैसे हो सकते हैं। और ये तो एक मॉडल एनिमल लेकर हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स कैसे हो सकते हैं, ये आइडिया लेने के बाद फिर हम लोग चलेंगे ह्यूमन को, क्योंकि हम लोग को पढ़ना है अल्टीमेटली ह्यूमन। तो ह्यूमन का फिजियोलॉजी यानी ह्यूमन के सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, ये हम लोग का पढ़ने का आइडियल तरीका हो। एनीवे, तो हम लोग आए यहाँ पे देखने कि मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल फीचर्स कैसे होते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब जानते ही हैं, एंजियोस्पर्म्स की बात हो रही है ना। फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स। तो फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म्स हैं, इनके साथ एक और कैरेक्टर जुड़ रहा है, वो है क्या, इसमें सीड भी होगा और सीड इनसाइड फ्रूट भी होगा। सीड फ्रूट के अंदर एम्बेडेड होंगे, ढके हुए होंगे। तो एक्सटर्नल फीचर में हम लोग को इसका जितने तरह के ऑर्गन्स हो सकते हैं और जो जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेंगे उनका बाहरी स्टडी करेंगे, एक्सटर्नल फीचर। ठीक, तो हम लोग पहले देखें कि प्लांट में कितने तरह के ऑर्गन्स होते हैं, उन्हीं के फीचर्स के बारे में देखना है ना। नंबर 1, द काइंड ऑफ organs of a plant, और इन्हें हम दो पार्ट में सब डिवाइड करते हैं। एक होता है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन कह सकते हैं, और दूसरा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स कर सकते हैं। ठीक है, और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं रूट, स्टेम, लीफ। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में फ्लावर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में फ्लावर, और फ्लावर का आउटकम
फ्लावर का आउटकम इसमें रहेगा फ्रूट एंड सीड। ठीक है, तो फ्रूट के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हम लोग को उतना ज़्यादा डिटेल नहीं है, एनसीईआरटी बुक में बहुत ही लिमिटेड करके फ्रूट्स के बारे में। और सीड तो हम लोग दो ही तरह के जानते हैं, डाइकॉट एंड मोनोकॉट, वो उसके अंदर के कॉटिलीडॉन के आधार पर। इस तरीके से हम लोग इसके स्ट्रक्चरल स्टडीज को पूरा करते हैं। ठीक है, अब सीरियल नंबर 2, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स, व्हाई दे आर कॉल्ड एज वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स, ये जाने। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स, ये कहता है क्या, दीज आर माइंडेड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ ए प्लांट, यानी फ्लावरिंग। यहां हम लोग फ्लावरिंग पढ़ रहे हैं तो फ्लावरिंग करके चलेंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स के नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम लोग वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं को जब हम लोग खाने की कोशिश करते हैं, इन्हीं को वेज ईटेबल्स, वेजिटेबल्स कहते हैं। तो बेसिकली आप देखेंगे कि हम लोग क्या चीज सब्जी में खाते हैं, प्लांट के कौन से पार्ट सब्जियों के रूप में खाते हैं, वो है रूट, स्टेम एंड लीफ। जितने तरह के साग हैं उनका क्या खाया जाता है, पत्ता, लीफ खाते हैं। और बहुतों के स्टेम खाते हैं, जैसे आलू स्टेम है ना, वो खाते हैं। और रूट खाते हैं, जैसे गाजर, जैसे मूली, ये सब क्या हो गया, स्टेम, ये रूट, हम रूट खाते हैं। तो रूट, स्टेम और लीफ इन्हीं को खाया जाता है, इसीलिए इन्हें वेजिटेबल्स कहा जाता है। दोज वेजिटेटिव पार्ट्स व्हिच आर एडिबल, वेजिटेबल्स। गॉट द आइडिया व्हाई वी कॉल लाइक दैट। नाउ अब इनमें है रूट, ऐसे तो रूट, स्टेम, लीफ तीनों है, हम लोग पहले रूट के बारे में देखें। ठीक है, यहां तक थोड़ा नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखेंगे रूट, लेकिन एक काम करेंगे पहले कि एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बनाएंगे ताकि पता चले कि इनके कौन कौन से पार्ट्स हैं किसी भी प्लांट पे। तो सबसे देखिए, बुक में भी आपको एग्जांपल के रूप में दिया है एक प्लांट का डायग्राम, वो है मस्टर्ड प्लांट का। तो ये बहुत बड़े भी नहीं होते, बहुत छोटे भी नहीं होते, और एक आइडियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। क्या कोई बता पाएगा इसका सीड कैसा होता होगा, यानी ये कैसा है, डाइकॉट है कि मोनोकॉट है? सरसों डाइकॉट होगा। क्यों? अगर सीड नहीं भी दिखा, लीफ देखकर पहचान लेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन है ना।
जहाँ डॉटेड लाइन है यानी कि वो और कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस इज ग्राउंड। तो ग्राउंड के नीचे इसका जो पार्ट है वो रूट है। दिस एंटायर थिंग इज रूट एंड दिस एंटायर थिंग इज शूट। ठीक, अब इस रूट में ये है प्राइमरी रूट। और यहां से यहां तक जो भी मिल रहा है वो सेकेंडरी रूट है। ये है स्टेम। ठीक है, तब बोलिएगा स्टेम और शूट में क्या अंतर है, अभी दिखाई देगा। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं दिस इज ए बर्ड, और यहां टिप पर जो देख रहे हैं दिस इज ए बर्ड। नाउ दिस इज लीफ। बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप बढ़िया से इसको वॉच कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। दिस इज ए ब्रांच, so it is also a branch. This is also a branch. This is flower. Now this part, this part is node, and this part is also a node. Between these two nodes is internode. फिगर है a representative plant of mustard for vegetative and reproductive structures. इसको हम लोग दिखा दें फ्रूट। बनाने के पहले एक दो चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहला, जहां पे भी ब्रांच या लीफ निकल रहा है वहां आप देखिएगा एक ना एक बर्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड दिस बर्ड्स आर फाउंड टू बी प्रेजेंट ओवर द स्टेम। ये स्टेम पर ही बर्ड्स प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरी खास बात, लीफ भी निकल रहा है तो भी बर्ड है, ब्रांच भी निकल रहा है तो भी बर्ड है ना। और नॉट ओनली दैट, फ्लावर भी जहां से निकल रहा है वहां पे भी बर्ड है। यहां पे भी होगा, फ्लावर यहां से निकला, यहां पे भी बर्ड। ठीक है, और एक बर्ड एकदम टॉप पे है, तो आप समझ ही रहे होंगे एकदम टॉप पर जो बर्ड दिखाई दे रहा है वो क्या होगा, किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स का कलेक्शन है कि नहीं। तो रूट मेरिस्टेम और शूट मेरिस्टेम जो पढ़े थे, एपिकल पोर्शन पे होगा, एपिकल मेरिस्टेम है वो, इसीलिए शूट एपेक्स पे दिखाई दे रहा है ना। पर ये अगल बगल में जो बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं इसके बारे में उस समय चर्चा नहीं हुई थी, ये है अभी बात। वी हैव टू सी फॉर इट। नाउ दिस इज लीफ, स्टेम एंड रूट। अच्छा हाँ, बता चुके हैं, हम भूल गए थे। तो एक्सिलरी, ये एक्सिलरी बर्ड्स है, एक्सियल बर्ड्स है। ठीक है, और वो टर्मिनल बर्ड, ये लैटरल बर्ड्स हैं
और वो टर्मिनल बर्ड्स है। कई नाम उसके बता चुके हैं, एक्सिलरी बर्ड, एक्सियल बर्ड, लैटरल बर्ड, ऑल आर दोस। सो दीज बर्ड्स आर एक्चुअली, तब तो यहां हम लोग लिख सकते हैं ये लैटरल बर्ड और ये एपिकल बर्ड। ठीक है, तो अब हम लोग को मौका मिला है डायग्राम में इसको शो करने का। नाउ द थिंग इज दैट जहां पे बर्ड है वहीं से ब्रांच निकल रहे हैं। तो देखिएगा, दो ब्रांच के निकलने के जगह को, मतलब ब्रांच के निकलने के जगह को हम लोग नोड कहते हैं। नोड वो हिस्सा है जहां से या तो ब्रांच निकले या तो लीफ निकले। ठीक है, तो डिपेंड करता है प्लांट का उस समय वहां पर क्या रिक्वायरमेंट है, वहां लीफ का ज्यादा जरूरत है कि ब्रांच का। अगर ब्रांच का जरूरत है तो ब्रांच निकल जाएगा, नहीं तो लीफ से ही काम चलाएगा। तो सोचिए, तो ब्रांच निकालने का जरूरत क्यों पड़ता है? क्योंकि लीफ जो है वो प्लांट का साइज बढ़ता जा रहा है, तो उस रेट से फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसको नए लीव्स लाने पड़ेंगे। अगर एक ही ये पूरा का पूरा स्टेम, इसी स्टेम पे चारों तरफ से अगर लीफ आ जाए तो उतना सफिशिएंट नंबर ऑफ लीव्स नहीं हो पाएगा जितना कि इसको फूड मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए। ठीक है, और है क्या, जितना ज्यादा इसको सनलाइट मिलेगा उतना ज्यादा फूड मैन्युफैक्चर कर पड़ेगा, और वो तभी हो पाएगा जब वो ब्रांचेस एक्सटेंड करेगा। तो आप एक चीज सोचिए, इस पॉइंट पे अगर एक लीफ है और इस पॉइंट पे अगर 3 ब्रांच है, जैसे यहाँ देख रहे हैं 3 ब्रांच है, तो यहाँ इस पॉइंट से कितने लीफ निकल सकते हैं? 2, 3, 4, 5, 6 हार्डली। पर अगर यहाँ से ब्रांच निकल जाएगा, ब्रांच के हर्ट पार्ट से उतना लीफ एक्सपोज होगा, उतना लीफ निकलेगा। और ये तो 3-3 ब्रांच दे दिया, तो अपना लीफ का नंबर 3 टाइम्स तो कर ही लेगा कम से कम। इसीलिए ब्रांचेस का डेवलप होना ज्यादा फायदेमंद है बनिस्बत की सिंपल वहां पे लीफ रख दे उससे। बात समझ में आ गई कि नंबर ऑफ लीव्स को बढ़ाने के लिए दरअसल ब्रांचिंग होता है, राइट। लेकिन ब्रांच निकले या लीफ निकले, पॉइंट क्या होगा, वो जगह नोड होगा, क्योंकि वहीं पे बर्ड पाए जाए। और दो नोड्स के बीच की दूरी को हम लोग इंटरनोड कहते हैं। ठीक, अब इनका अलग अलग जगह पे अलग अलग इंपॉर्टेंस है, वो हम लोग तब देखेंगे। अब आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहां देखिए, हम लोग को शुरू करना है कहां से, वापस आते हैं अपने मुद्दे पे, वो है रूट। अब रूट जब देखना शुरू करेंगे तो फिर से यहां पर फोकस करेंगे। ये क्या है, टुवर्ड्स द ग्राउंड डेवलप करता है कि नहीं, है ना, यानी अवे फ्रॉम द लाइट। तो 10th में आप लोग पढ़े हैं ट्रॉपिक एंड नेस्टिक मूवमेंट्स था, ट्रॉपिक एंड नेस्टिक मूवमेंट्स। तो ट्रॉपिक मूवमेंट क्या कहता था, अगर कोई इन्फ्लुएंसर है और उस इन्फ्लुएंसर मतलब जो प्रभाव दे रहा है, प्रभाव देने वाला फोर्स, अगर कोई इन्फ्लुएंसर है और प्लांट का बॉडी उस इन्फ्लुएंसर के डायरेक्शन में या उसके अगेंस्ट में बिहेव करे, तो वो कहलाएगा ट्रॉपिक मूवमेंट। तो प्रोवाइडेड कि जिस पॉइंट पे इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिस पॉइंट पे वो अफेक्ट कर रहा है, उसी पॉइंट से हम लोग को ऑब्जर्वेशन मिलना चाहिए। और नेस्टिक मोमेंट क्या हो जाता है, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वहां कहीं दूर से इफेक्ट आता है, तो वो कहलाता है नेस्टिक मोमेंट। जैसे मान लेते हैं हम लोग टच मी नॉट प्लांट देखते हैं, तो टच मी नॉट प्लांट का आप किसी एक एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ लीफ को टच कीजिए, आप देखिएगा जहां से शुरू हुआ है वो ब्रांच, पूरा का पूरा ब्रांच गिर जाता है, मुरझा जाता है ना। हाँ, एक्चुअली वो फ्लैसिड हो जाता है। फ्लैसिड और टर्जिड बताए थे, तो फ्लैसिड हो जाता है। तो फ्लैसिड हो जाने का मतलब क्या है, वाटर लॉस करके अपना जो ब्रांच था उसको नीचे गिरा देता, ताकि लगे कि वो विल्टेड है, सूखा हुआ है, मुरझाया हुआ है। इसलिए तो वो उसका मैकेनिज्म है जिससे क्या करता है कि जो ग्रेजर्स हैं यानी चढ़ने वाले जानवर, वो कोई सूखा हुआ मुरझाया हुआ पौधा नहीं खाना चाहता, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट कम होता है।
और वो टुवर्ड्स डेथ है। इसलिए क्या होता है, विल्टिंग वाले मतलब मुरझाने वाले पौधों को नहीं खाता, फ्रेश जो दिखता है उसको खाता है। तो इस तरीके से उनको चकमा देकर, बेवकूफ बनाकर अपने आप को प्रोटेक्ट करो। ठीक है, तो कहने का मतलब है वो तो खैर उसका मैकेनिज्म ऑफ प्रोटेक्शन हो गया, पर यहाँ पे नेस्टिक मोमेंट क्या हुआ, कहीं और टच हुआ, इफेक्ट कहीं और से है। पर ट्रॉपिक मोमेंट क्या होता है, जहां पे हिट हो रहा है, जहां पे इफेक्ट हो रहा है, वहीं से हमको उसका चेंज ऑब्जर्व होता है। तो ये देखिए, ये किस तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स ग्राउंड, इसको जियोट्रॉपिक कहेंगे। और कैसा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। रूट दे ग्रो as positively geotropic and negatively phototropic wise। सेकेंडली, ये जो रूट है, whenever there is a growth of root from seed, it is from the dot dot dot। कभी भी सीड में से रूट निकलेगा कहां से, वेरी गुड, रेडिकल। कभी भी रूट प्रोड्यूस होगा तो कहां से निकलेगा, रेडिकल से। ठीक है, और रेडिकल से निकलने वाले रूट को हम लोग कहते हैं, इट इज कॉल्ड प्राइमरी रूट। ठीक है, ये प्राइमरी रूट कहलाता है। अब होता क्या है, यहां पे थोड़ा सा अंतर आता है डाइकॉट और मोनोकॉट पे। सीरियल नंबर 3, इन डाइकॉट्स the root from radical are retained, रखे जाते हैं, and it branches and sub branches, branches and sub branches to give rise to secondary root, tertiary root and so on। ठीक है, डाइकॉट का नेचर क्या होता है, उसे जो पहला रूट मिला है अपने जीवन काल में, प्राइमरी रूट, यानी जो रेडिकल से निकला है, तैयार हुआ है, उस रूट को रिटेन करता है और उसी में ब्रांचिंग सब ब्रांचिंग करता चला जाता है। तो जब उसमें ब्रांचिंग होगा तो पहला रूट में से ब्रांच निकल रहा है, वो सेकेंडरी होगा डेफिनेटली। तो उसी तरह से सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी एक्सेट्रा निकलता चला जाता है। पर वो जीवन भर अपने उस रूट को, प्राइमरी रूट को और उससे निकलने वाले ब्रांचेस के साथ जीवन जीता है। इसलिए इस तरह के रूट सिस्टम को कहा जाता है टैप रूट सिस्टम। ठीक है, so this type of root system is called tap root
सिस्टम। ठीक है, हिंदी में इसी को मूसलाधार कहते हैं। जो लोग पढ़े हैं ना मूसलाधार, नहीं? चलिए अब आगे बढ़े। तो यहीं से एक लेवल ऑफ डिफरेंस हम लोग को मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में मिलेगा। तो डाइकॉट का तो प्रॉपर्टी दिखाए और ये बताए कि भाई ये अपने जीवन भर, है ना, टैप रूट को, आई मीन जो प्राइमरी रूट है उसको, जो रेडिकल से निकला, रिटेन करता है। व्हाट अबाउट द मोनोकॉट्स? The monocot plants produce new roots from their lower parts of the stem called fibrous roots. Their taproot or the primary root degenerate after their ग्रोथ। इनके बढ़ने के बाद इनका प्राइमरी रूट खत्म हो जाता है। तो बिना रूट के कैसे रहेगा? इसलिए स्टेम का वो हिस्सा जो लोअर मोस्ट है, वहां से फाइबर की तरह, धागे की तरह बहुत सारे रूट्स निकलते हैं, उन्हीं को कहते हैं फाइब्रस रूट्स। और फिर इन रूट्स में फर्दर ब्रांचिंग, सब ब्रांचिंग होता है। ठीक है, फाइब्रस रूट का फायदा ये है, ये जमीन पे बहुत बढ़िया पकड़ बनाता है। टैप रूट की खास बात क्या है? गहराई में ज्यादा जाता है ना, गहराई में ज्यादा जाता है क्योंकि मोटा होता है और इसके पास मतलब नीचे की तरफ जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। पर फाइब्रस रूट का ओरिजिन देख रहे हैं, साइड वाइज है, लैटरल साइड से, मतलब लैटरल पोर्शन से निकलता है, इसलिए इसका हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ज्यादा पॉसिबल है, जबकि प्राइमरी रूट का वर्टिकल ग्रोथ ज्यादा पॉसिबल। तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होने से फायदा क्या होता है? जितना ज्यादा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगा उतना ज्यादा धरती को पकड़ेगा, तो उतना ज्यादा क्या होगा? ये स्टेबल होगा। और एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जितना ज्यादा फाइब्रस रूट आपको मिलेगा, सॉइल बाइंडिंग कैपेसिटी हम लोग को उतना ज्यादा मिलेगा। अब ज्यादा सॉइल बाइंडर अगर रहेगा तो नदी के किनारे जहां पे कटाव अधिक होता है, इरोजन ऑफ सॉइल जहां पे होता है, वहां पे ये सॉइल इरोजन या लैंड इरोजन को रोकता है। इसलिए देखिएगा ज्यादातर करके घास वगैरह उगाया जाता है नदी के किनारे, बैंक ऑफ द रिवर्स पे। आप देखिएगा ज्यादातर इन सबों का ज्यादा ग्रोथ होता है। इससे बेनिफिट ये होता है, सॉइल बाइंडिंग कैपेसिटी इसकी अधिक होती है। फाइब्रस रूट ज्यादा ये एक्सपोज कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या होगा? ज्यादा नंबर ऑफ सॉइल पार्टिकल्स के साथ इसका बाइंडिंग होगा ना। और कभी भी घास उखाड़ने की कोशिश कीजिएगा, अकेला एक जगह से घास नहीं आएगा। आप देखेंगे अगल बगल का भी कुछ घास उखड़ कर आ जाता है, और एक धागा जैसा कुछ रहता है जिसके साथ जुड़ा हुआ दूर दूर तक का घास उखड़ने लगता है। मिट्टी भी आता ही है। दिस इज द रीजन कि ये सॉइल पर बहुत अच्छा पकड़ बना पाता है। तो एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और सॉइल इरोजन को रोकने के लिए हमारे लिए मोनोकॉट्स ज्यादा बेनिफिशियल हो जाते हैं। डाइकॉट तो बहुत डेप्थ में जाके वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए उतना सारा सेकेंडरी टर्शियरी पर्टिकुलर ब्रांचेस वो प्रोड्यूस करते हैं, पर इनकी कहानी अलग होती है। तो ये टैप रूट पे नहीं विश्वास करते, क्योंकि टैप रूट अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ में ही खत्म हो जाते हैं, ये फाइब्रस रूट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब एक नया लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आएगा
वो कहता है क्या कि ऐसा कोई भी रूट जो रेडिकल को छोड़ के कहीं और से प्रोड्यूस हो उसको हम एडवांटेजेस रूट करते हैं। याद रहेगा, रेडिकल को छोड़ के प्लांट के बॉडी के किसी दूसरे पार्ट से अगर रूट ग्रो करे उन सबों को कलेक्टिवली हम एडवांटेजेस रूट कहेंगे। तब एक बात बताइए, क्या फाइब्रस रूट्स एडवांटेजेस रूट के कैटेगरी में आएंगे? हाँ कि ना? ऑब्वियसली हाँ। क्यों? क्योंकि इनका ग्रोथ कहां से हो रहा है? स्टेम। भले लोअर पार्ट है पर है तो स्टेम से, तो क्या ये रेडिकल है? नहीं। दैट इज वाई फाइब्रस रूट इज ए काइंड ऑफ एडवांटेजेस रूट। यहां तक हो चुका? नहीं। लिखिए, तब तक इधर मिटाएं। The root produced from any part of the plant except from the radical is called adventitious root. The root produced from any part of the plant except from radical is called adventitious root. Henceforth, hence the fibrous root is a kind of adventitious root. ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के हिस्से हैं, कई बार पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा। क्यों इसे एडवांटेजियस रूट कह सकते हैं? कोई डाउट नहीं ना? ऊपर का नंबर 4 मिटा दें। राइट। अब चीज एक देखिए, सीरियल नंबर 6, the zones or regions in a root, कोई भी रूट हो उसको कई जोन में या कई रीजन में बांटा गया है। नीचे बिठा दे, ये हो गया, कई हिस्सों में बांटा गया है। अब देखिए,
इसको पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद इसका प्रॉपर डायग्राम शो करेंगे और उसके बाद फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले समझना जरूरी है। मान लेते हैं ये फर्स्ट लेयर ऑफ सेल है और कैसे सेल्स है, मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक सेल्स है और इस लेयर का नाम दे दीजिए फर्स्ट। ठीक है, अब इसको डिवाइड करने का मौका दीजिए। टाइम गिवन फॉर वन डिवीजन, तब बता दीजिए तो प्रत्येक सेल कितना डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगा? 2 या 4? 2 या 4? 2। क्यों? क्यों 4 क्यों नहीं? रीजन है वो है, उसको यहां से कुछ लिंक होना चाहिए। यही करते हैं आप लोग, पीछे पढ़ते जाते हैं, आगे पढ़ते जाते पीछे भूलते जाते हैं। कितने तरह का सेल डिवीजन पढ़ाए हैं भाइयों बहनों? कितने तरह का? ये भी नहीं याद है? सजा दे क्या? माइटोसिस एंड मियोसिस 2 तरह का होता है। मियोसिस कहाँ होगा? डिप्लॉयड में तो होगा ही, पर कैसे सेल्स में होगा? किस प्रकार के सेल्स में? क्या काम करने के लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। और रिप्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूस क्या करेगा? गैमेट्स। तो मियोसिस हमेशा होगा कहां पे? गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स पे। और बाकी जो सेल्स है, जो नॉन गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स है, उन्हें क्या कहा जाता है? बॉडी सेल्स, जिनका दूसरा नाम है सोमैटिक सेल्स। तो सोमैटिक सेल्स में मियोसिस नहीं बल्कि माइटोसिस होता है। और मियोसिस के बाद एक कंप्लीट साइकिल ऑफ मियोसिस के बाद 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, जो कि माइटोसिस एक कंप्लीट साइकिल पूरा करके 2 डॉटर सेल बनाता है। तो इसीलिए यहां क्या बोलना चाहिए आपको? माइटोसिस होगा और इसी वजह से 2 डॉटर सेल बनेंगे, बिकॉज दिस इज सोमैटिक सेल। रूट क्या है? सोमैटिक टिश्यू है ना, पहले ही बता चुके हैं। नॉन रिप्रोडक्टिव है तो सोमैटिक ही होगा, सिंपल। तो एक डिवीजन के लिए टाइम दिया गया, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स प्रत्येक सेल से कितने बनेंगे? 2। 1 2 3 4 5 6 लेकर चले थे। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 आ गया ना? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए तो साइज ऑफ द ऑर्गन भी बड़ा होगा, बिल्कुल। तो प्रीवियसली ये क्या था? लेयर फर्स्ट, अब जन्मा लेयर सेकेंड। ठीक है, अब फिर इसको टाइम दीजिए। टाइम गिवन फॉर वन डिवीजन। तो यहां पर मान लेते 6 सेल था, यहां एक डिवीजन के बाद टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना हो गया? 12। अब फिर एक डिवीजन का मौका देंगे, अब टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना हो जाएगा? बोलिए बोलिए। 18। बाकी कोई? 24 कह रहे हैं। और कोई? 36 भी कोई बोलेगा? 18 24 36। देखिए तो होता क्या है, ये फ्रंटल साइड सेल्स है ना, बैक साइड सेल्स को नए सेल्स के लिए जगह नहीं है, ये शायद बताए भी है। नए सेल्स के लिए जगह नहीं है, तो फिर कहां पर नए सेल को बैठाएगा? नहीं है जगह। लेकिन
फ्रंट साइड पे जो सेल्स है उनके ऊपर नए सेल्स आ सकते हैं, इसलिए अब की बार डिवीजन का मौका मिलेगा तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स 18 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 और एक 6, 1 2 3 4 5 और एक 6, 1 2 3 4 5 और एक 6। तो ये जो फर्स्ट है वो ऐसे ही रह जाएगा, ये डिवाइड नहीं किया। ये सेकंड वाला से इसको सेकंड ए और इसको सेकंड बी कर दीजिए, ठीक है। ये वाले नॉन डिवाइडिंग रह गए क्योंकि ये वाले नॉन डिवाइडिंग थे। और इसी तरह से सिलसिला चलेगा। फिर एक बार अगर डिवाइड करने का मौका मिलेगा तो टॉप रो यानी फ्रंट रो वाले सेल्स नए सेल्स जोड़ेंगे, यानी अब और एक बार और मौका मिला और नए 6 सेल्स ये जोड़ेंगे। अब की बार क्या हो जाएगा, अगर फिर मौका मिला वन टाइम डिवीजन तो ये वाला डिवाइडिंग होगा और पीछे वाला एक और बढ़ गया नॉन डिवाइडिंग वाला, देख रहे हैं ना। जैसे जैसे टाइम्स ऑफ डिवीजन होता जा रहा है नॉन डिवाइडिंग लेयर ऑफ सेल्स बढ़ते जा रहे हैं। हाँ 18 हुआ है ना, 18 6 24 हो जाएगा। और हाँ इसीलिए क्या होगा, पीछे वाले सेल्स वेट कर रहे हैं फेवरेबल कंडीशन का, ये डिवाइड नहीं कर पा रहे क्योंकि नए सेल्स को रखने का इनके पास ऐसे समझ सकते जगह नहीं, इसीलिए उनको डिवाइड नहीं करने दिया जा रहा है, वो नहीं कर पा रहे ऐसे समझ। तो नेचुरली क्या होगा, जो आगे वाले लो के सेल्स है वही केवल डिवाइड करे थे, पीछे वाले बैठ के करेंगे क्या, डिवाइड भी नहीं करना है और अभी वो परमानेंट टिश्यू के सेल्स भी नहीं बने, तो फिर क्या करेंगे, फूड न्यूट्रिशन ये सब एक्वायर करेगा कि नहीं करे, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। इसीलिए क्या होगा, आपको एक स्टेज के बाद पीछे वाले जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं उनका साइज, उनका आकार काफी बड़ा होता हुआ दिखाई देगा और जो फ्रंट रो में सेल्स हैं जो डिवाइडिंग कैपेसिटी रखे हुए हैं उनका साइज बहुत छोटा होगा और पीछे के सेल्स का साइज काफी बड़ा होता चला, ठीक है। अब ये सिलसिला यहां तो रुकेगा नहीं, ये जब तक रहेगा तब तक ये डिवाइड करेगा, इसके डिवाइडिंग कैपेसिटी तो खत्म नहीं होने जा रहे, डिवाइड करता जाएगा, लेकिन क्या होगा, पीछे के सेल्स नॉन डिवाइडेड बनते जाएंगे। अब ये है, सोचिए तो अगर 100 बार डिवीजन हो गया तो पहले लेयर पे जो सेल्स बैठा हुआ है सोचेगा और कितना इंतजार करें, सोचेगा ना ऐसे कमर पे हाथ रख के, और कितना इंतजार करें, कुछ तो करना पड़ेगा, डिवीजन करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या करेगा, ये अपने आप को परमानेंट टिश्यू के सेल्स में कन्वर्ट करेगा। समझ में आया, इस तरीके से परमानेंट टिश्यू के सेल्स में इनका कन्वर्सन होगा एंड देन दे विल फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैच्योर्ड सेल्स, मैच्योर्ड टिश्यू ऑफ द रूट, इस तरीके से परमानेंट टिश्यूज ऑफ द रूट बनेंगे। समझ में आया, पर बेसिस ऑफ एरिया, बेसिस ऑफ जोन, बेसिस ऑफ रीजन देखकर वो अपने आप को उस तरह के सेल्स में या उस तरह के टिश्यूज में डिवाइड करें। जैसे एपिडर्मिस कुछ बनेगा, बाहरी लेयर वाला एपिडर्मिस बन जाएगा, उसके बाद कौन बनेगा, ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू में भी डाइकॉट अगर है तो आप बता दे सकते हैं कि एपिडर्मिस के नीचे क्या मिलता है, कॉर्टेक्स। रूट है तो कॉर्टेक्स मिलेगा और उसके कॉर्टेक्स के नीचे क्या मिलेगा, बॉटम लेयर ऑफ कॉर्टेक्स जो कि एंडोडर्मिस होगा। तो ये सब किन के वजह से बन रहे हैं, मेनिस्ट्रुएटेड टिश्यू का जोन, लोकेशन, साइज, उसके आधार पर, ठीक है, जहां पे वो है अकॉर्डिंगली वो बन रहे हैं। उसके बाद यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बाद में चल के क्या करेंगे, वैस्कुलर बंडल बनेंगे, कैम्बियम बनेंगे, है ना।
तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स का डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज में कन्वर्सन होता है। तो इसी चीज के लिए हम लोग देखते हैं जब, तो रूट जब हम लोग को देखने का मिलता है तो एकदम आगे के हिस्से में हम लोग को मिलता है एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं रूट कैप। सबसे आगे हम लोग को मिलेगा रूट कैप। उसके बाद एक छोटा सा जोन मिलेगा, ये होगा मेरिस्टेमेटिक जोन। इसके पीछे के तरफ हमें मिलेगा जोन ऑफ एलोंगेशन। और इसके पीछे के तरफ हम लोग को मिलेगा जोन ऑफ मैच्यूरेशन। और जहां जोन ऑफ मैच्यूरेशन होगा वहीं से हम लोग को रूट हेयर्स दिखाई पड़ेंगे, वहीं से हम लोगों को रूट हेयर्स दिखाई पड़ेंगे। अब रूट हेयर का प्रेजेंस कैसे टिश्यू सिस्टम को बता रहा है? बहुत होप के साथ हम सवाल पूछते हैं, जवाब ही नहीं मिलता। बताइए कहां से रूट हेयर निकलता है? लीफ पढ़े तो रूट भूल गए। अभी अभी लास्ट हम लोग किसको पढ़ के खत्म किए हैं? डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ पढ़ के खत्म किए ना, तो रूट भूल गए। अरे रूट हेयर कहां से निकलता है, कहां पे दिखाई देता है? हाँ, तो बोलने में इतना देर क्यों लग रहा है? एपिडर्मिस। और क्या होगा? और एपिडर्मिस क्या है? परमानेंट टिश्यू का ही एक टाइप है ना। तो टिश्यू सिस्टम बना लिया जो पैरेन्काइमा सेल्स के बने होते हैं। तो अब सोचिए, जो बात यहां आपको बताए कि देखिए जो टॉप लेयर है वो हमेशा डिवाइड करता रहता है। ये देखिए टॉप लेयर ये हमेशा डिवाइड करेगा, मेरिस्टेमेटिक जोन इसीलिए थोड़ा सा मिल रहा है। पीछे क्या है? वेट करने वाला, ये नॉन डिवाइडर वेट कर रहा है, इसीलिए वो क्या हो गया? जोन ऑफ एलोंगेशन। बैठ के करेगा क्या? फूड मटेरियल एक्वायर करेगा, साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो सेल का साइज बढ़ने लगेगा। तो सेल का तेजी से ग्रोथ होगा तो साइज ऑफ द ऑर्गन भी बढ़ेगा। इसीलिए यहां क्या हो रहा है? साइज ऑफ द ऑर्गन बढ़ रहा है। अब फिर भी इसको मौका नहीं मिला डिवाइड करने का, तब फाइनली क्या करेगा? कन्वर्ट कर जाएगा परमानेंट टिश्यू में। तो वो क्या हो जाएंगे? मैच्योरिटी जोन। अब बताइए, तो मैच्योरिटी जोन में जब आ जाएगा सेल का साइज बढ़ेगा क्या? इसीलिए मैच्योरिटी जोन पीछे की तरफ रहता है। और ऑर्गन की लंबाई को खींचने में सबसे बड़ा सपोर्ट, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका रहता है? जोन ऑफ एलोंगेशन का। समझ में आ गया? तो ऑर्गन का साइज दो तरीके से बढ़ता है, एक न्यू नंबर ऑफ सेल्स ऐड होने से, और दूसरा एग्जिस्टिंग सेल्स के साइज बढ़ने से। तो एग्जिस्टिंग सेल का साइज सबसे ज्यादा बढ़ेगा एलोंगेशन जोन में, और नए सेल्स ऐड किए जाएंगे मेरिस्टेमेटिक जोन से। पर मेरिस्टेमेटिक जोन में आप अभी देख चुके हैं केवल और केवल फ्रंट लेयर के सेल्स नए सेल्स को जोड़ेंगे, इसलिए इसके वजह से साइज ऑफ द ऑर्गन का इंक्रीमेंट बहुत कम होता है, इसका कंट्रीब्यूशन कम है। तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका है? जोन ऑफ एलोंगेशन का। फिर इसका कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल। जोन ऑफ एलोंगेशन के सेल्स ऑलरेडी पूरी तरीके से बड़े हो चुके हैं, अब वो केवल दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी अपना डिवाइडिंग कैपेसिटी को ताक में रख के फंक्शन कर रहा है। क्या काम कर रहा है? लोकेशन के हिसाब से काम करना शुरू कर रहा है।
समझ में आ गया? इस तरीके से रूट का डेवलपमेंट होता है। तो फिगर डायग्राम showing different zones of a root, ये फिगर 2 कर दीजिएगा और इनको कंबाइनली कहिएगा यहां तक। फिगर फर्स्ट लिखिएगा डायग्राम showing method of cells of plant root forming different zones। ये बता रहा है कि रूट के डिफरेंट जोन्स को उनके सेल्स कैसे बनाते हैं और ये बनाकर दिखा दिया। देखिए ऐसे मतलब समझ में आया? पूरा कीजिए।